हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम इसमें फिर से एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी यूपीएचईएससी की परीक्षा होने वाली है उससे ही ये रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है। 16 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, कैथेरी गांव। कौन सा, कैथेरी गांव जालौन में जो आपके प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। कब, 16 जुलाई 2022 को। और देखिए, ये जो है आपका, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 296 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की। और ये आपका जो खास बात है वो ये है कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट से हो करके निकलता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ज़िले हैं आपके। एक तो है आपका चित्रकूट ज़िला, एक है आपका बांदा, तीसरा है आपका महोबा, चौथा है हमीरपुर, और आपका नेक्स्ट है जालौन, फिर उसके बाद है आपका औरैया, और आखिरी है आपका इटावा। ठीक है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग चाहें तो जालौन, झांसी नहीं है, इटावा, बांदा। ठीक है, ये मैं नाम बता रही हूँ, जालौन, इटावा, बांदा, और उसके बाद है आपका कौन सा, महोबा, हमीरपुर, औरैया और आपका चित्रकूट। यहाँ से होकर के ये आपका जो एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये आपका निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदना का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संबंध में अंतरपीढ़ीगत संवेदना का विषय है। तो इसका जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। देखिए, धारणीय विकास जो है ये क्या है। देखिए, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदना का विषय है ना। और धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका न्याय संगत उपयोग किया जाए, संरक्षण किया जाए और इनका उचित प्रबंधन किया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखिएगा, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका यूएनएफसीसीसी सचिवालय के द्वारा। यूएनएफसीसीसी सचिवालय के द्वारा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यूएनएफसीसीसी ने मोमेंटम फॉर चेंज यानी कि क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल लॉन्च की है जो जलवायु तटस्थता, किसकी, जो जलवायु तटस्थता यानी कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, ठीक है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दिखाएगा कि किन किन व्यक्तियों ने या कंपनियों ने या सरकारों ने ऐसे प्रयास किए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, मैंग्रोव वन, ये देखिए ज्वारीय वन। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सुंदरबन। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों में तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, आपका वेस्ट बंगाल में, जो कि आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम सभी जानते हैं। अगर आपसे ये भी एक प्रश्न है कि सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं,
या सॉरी सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखिएगा, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो देखिए कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 मेहरगढ़। कौन सा, मेहरगढ़, ठीक है। तो देखिए जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से आप देखिएगा स्थायी जीवन के प्रमाण सबसे पहले बलूचिस्तान के कच्छ के मैदान या कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में या से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि सातवीं शताब्दी या सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 है ना, ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम कौन सी, देखिए जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा है ना का प्राचीनतम तिथि क्या है, तो इसकी प्राचीनतम तिथि है 4000 ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। किसकी, किली गुल मोहम्मद की, और कालीबंगा की क्या है, तो ये है आपकी 3500 ईसा पूर्व। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण निम्नलिखित में से मेहरगढ़ से पाए जाते हैं, जो कि आपके बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। बहुत आसान प्रश्न आ गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो देखिए इसका जो प्रतीक था वो आपका क्या था, कमल और रोटी। कमल और रोटी, देखिए आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान से संबंधित सीरीज़ चला रखी है, जिसमें आपका सारा ही स्टडी मटेरियल कवर कराया जा रहा है ना। और ये वीडियोस आपको मॉर्निंग में मिलती हैं, है ना। मॉर्निंग में 8 बजे वीडियोस मैं डिस्प्ले में डालती हूँ या आपके यूट्यूब पर ये आ जाती हैं। तो देखिए इसमें आपके जितने 6 के 6 यूनिट्स हैं ये मैं सारे ही करा रही हूँ कवर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वर्तमान में यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 1, 4 और 5 ये मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन रोज़ करा रही हूँ, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। एक साथ इकट्ठा लॉन्ग वीडियो करने में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, आपका पूरा ही सिलेबस निश्चित तौर पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो देखिएगा इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो आपके 1857 की क्रांति, अब जैसे देखिए यही है, इसके ऊपर मैंने पूरा मटेरियल सब डाल दिया है। ये आपको 1857 की सारा जितना भी मटेरियल होगा आपको ये सब ही मिल जाएगा मेरी वीडियोस के अंदर। तो देखिए 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक आपका क्या था, तो ये आपका था कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। आगे देखिएगा, इससे ही संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में करवाए थे। चलिए अच्छा मुझे बताइएगा, इसके अंदर जो क्रांति हुई थी उसके तात्कालिक कारण क्या थे। तो उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था, जिसके ऊपरी भाग को क्या करना पड़ता था, हमें मुंह से काटना पड़ता था, है ना। और 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक कौन से, मंगल पांडे, इन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और देखिए ये बताइए आप, 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वो था आपका कैनिंग। कौन था, कैनिंग। ये आपका उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके पामसन। कौन थे, पामसन। अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा था 1807, तो वो था आपका मद्रास। मद्रास इससे बिल्कुल ही अछूता रहा था, है ना। और मैं आपको बता दूं इसका जो स्वरूप था उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों का क्या मत था। देखिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। किसने, वीडी सावरकर ने। और देखिए ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था, डिज़रायली ने। किसने कहा था, डिज़रायली में। ये किसने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। किसने, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। इसके अलावा अच्छा बताइएगा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था,
ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। किसने? टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा था। अच्छा ये बताइए, ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा था? L.E.R. रीस ने। देखिए इसी तरीके से आपसे कुछ भी इससे संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जाके वीडियोस चेक करिएगा। मैंने इस पर काफ़ी अच्छे से सारा ही मैटर पढ़ा रखा है, सारी डिटेलिंग कर रखी है। जैसे कि आप ये देखिएगा कि कौन से विद्रोह थे, हमने सब पढ़े हैं। सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, चुआर विद्रोह, है ना, ये आपका भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, अहोम विद्रोह, इन सब से संबंधित सब कुछ मैटर पड़ा हुआ है। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। इन सब की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो पश्चिमी हिमालय यानी वेस्टर्न हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन आपके क्या हैं? तो ये हैं आपके वन। क्या है? वन। ठीक है, देखिए इसके जो 65% भूभाग है उस पर क्या पाया जाता है? उस पर आपके वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? सीधे सीधी बात है कि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? बहुत आसान है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हम भारत के लोग से क्या शुरू होती है? संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसीलिए भारत में क्या कहा जाता है कि लौकिक सार्वभौमिकता है ना। आगे देखिए इसमें क्या है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, और इसका अर्थ क्या होता है? जनता सर्वशक्तिमान है। ये जो शब्द लिखे हैं लौकिक सार्वभौमिकता, इसका मतलब क्या है कि जो जनता है भारत की वही सर्वशक्तिमान है और किसी भारत की सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। 10 पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र का प्रमुख होता है। देखिए भारत एक क्या है? गणराज्य है। इसका तात्पर्य क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं गणराज्य का क्या मतलब है। देखिए इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचन के द्वारा आएगा, वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा फिर से राजा, फिर से राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होता है। ये आपका वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव हम कैसे करते हैं बता सकते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, देखिए, प्रणाली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की यहाँ बात हो रही है, तो ये किस अनुच्छेद में आपका दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसके अंदर संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किस किस के लिए? फिर से सुन लीजिए, संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो ये आपका किस में है? ये है आपका अनुच्छेद नंबर 324 में। और क्या आप बता सकते हैं ये किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है भाग 15 के अंतर्गत। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग जो आपका इलेक्शन कमीशन है, उसके आपके जो अध्यक्ष हैं, है ना, या कहना चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी हैं, वो कौन है बताइए? मुख्य निर्वाचक अधिकारी आपके कौन है निर्वाचन आयोग के? अभी अभी नए बने हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक कौन थे? अभी कुछ समय पहले तक तो ये आपके थे राजीव कुमार। कौन से थे? राजीव कुमार। तो देखिए श्री ज्ञानेश कुमार जो हैं वो आपके भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आपके नियुक्त हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कौन? श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत आपकी की गई थी किसकी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 से की गई थी और इसमें 18 से लेके 40 वर्ष तक की आयु वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को 2 हेक्टेयर, है ना, किसानों को या व्यक्तियों को 2 हेक्टेयर तक की, देखिए 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान थे, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है ना। 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और ये देखिए क्या है, ये किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये किसानों की क्या है? वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं ये हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। और देखिए इसमें जो है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो किसान जब 40 वर्ष की आयु को पार कर लेते हैं उसके बाद 3,000 रुपये प्रति माह उनको जो है प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। और ये एक पेंशन की तरह से दी जाएगी हर महीने, कितनी? 3,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो अगला प्रश्न है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र UNDP, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपका विकसित किया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। देखिए जो सूचकांक है इसको हम क्या बोलते हैं? HDI बोलते हैं, है ना। और इसका जो आपका विकास था वो किसने किया था? ये पाकिस्तान के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है, इनके द्वारा। और देखिएगा इनके ही कुशल निर्देशन में इसको शुरुआत किया गया था। और इसमें जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अर्थशास्त्र में, कौन से? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन से? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण, क्या? सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तांत पुनरीक्षा। वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण है जो ये शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए आजकल जो मेरा यूनिट 2 चल रहा है मॉर्निंग वाली वीडियोस में, उसमें आप इन सभी टाइप्स के शोध के बारे में पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन सा? वृत्तांत पुनरीक्षा। कौन सा? वृत्तांत पुनरीक्षा, ठीक है। आगे देखिएगा, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है, मीन्स जो एक रिस्पोंडेंट होता है, यदि उसको पता होता है कि उसको मापा जा रहा है मतलब उससे जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है वो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, या जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं मायने रखती है, तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। कैसा? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहा जाएगा। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होगी तो उसके व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम प्रतिक्रियात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो होता है ये एक ऐसी घटना है जो तब घटती है जब व्यक्ति अपने प्रदर्शन या व्यवहार को इस जागरूकता के कारण बदल देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पूछी जा रही है किसी व्यक्ति से और मान लीजिए उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी रिकॉर्ड हो रही है वीडियो या ये टीवी पर प्रसारित हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो उत्तर जो एक्चुअल में उसे देना चाहिए वो ना देखे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रतिक्रियात्मक कहलाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किसके अनुसार
किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी। तो देखिए ये आपकी जो शुरुआत की गई थी ये आपकी किसके द्वारा की गई थी, तो ये वुड्स डिस्पैच के द्वारा ये आपकी शुरुआत की गई थी। और देखिए वुड्स डिस्पैच जो है कब आया था, 1854 में आया था। और इसको क्या कहते हैं इसे हम भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं किसे, वुड्स डिस्पैच को। अच्छा क्या आप बता सकते हैं ये जो आपका हंटर आयोग है ये किससे संबंधित है, हंटर आयोग। तो देखिए जो आपका हंटर आयोग है, जो आपकी घटना हुई थी जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें निहत्थे हजारों लोगों के ऊपर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी, तो उसके संबंधित ही ये हंटर आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कौन से कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो देखिएगा इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। कौन से, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। और देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ऐसा तब किया गया था, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है। और देखिए इन्होंने जो है कार्लोसेस, कौन सी, कार्लोसेस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था। कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका इन्होंने डिज़ाइन किया था, तो वो था आपका कार्लोसेस। कौन सा, देखिए मैं लिख देती हूँ, कॉलोसस, ये है करेक्ट, ठीक, कॉलोसस। अब देखिएगा CPU और IO, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपका करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आपके CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। अब देखिए CPU की फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं। CPU की फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट जो है आपका वो नियंत्रित करती है या करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, तो ये आपके उदाहरण हैं किसके, बता सकते हैं आप। तो देखिए ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये आपके, तो ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं, ठीक है। इन देखिए माउस, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक है ना, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइसेस द्वारा हम डेटा को कमांड करते हैं, है ना, कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, ठीक है। माउस भी आपके देखिए कितने तरह के होते हैं बता सकते हैं आप। तो देखिए माउस आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल माउस। कौन सा, मैकेनिकल माउस, ठीक, मैकेनिकल माउस। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल माउस। कौन सा होता है, ऑप्टिकल माउस। और तीसरा आपका होता है कॉर्डलेस या वायरलेस, आप जिसे बोल सकते हैं, और वायरलेस माउस, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के माउसेस होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और आपका कॉर्डलेस या वायरलेस माउस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज किसका यूज़ करती है आप बता सकते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है आपकी CPU प्रोसेसिंग कोड, मशीन लैंग्वेज CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। कौन, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। देखिए मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है और ये केवल 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स में हम इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 और 1 से बनी होती है ना। और यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। ये जो मशीनी लैंग्वेज है यही कंप्यूटर जो है सीधे सीधे समझ पाता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं 0 और 1, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट है हमारा, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं इस तरीके से, .edu, .net, ये सब क्या है, ये कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। देखिए डोमेन कौन कौन से हैं, .com है ना, .com में आप देखिए मैं लिख देती हूँ, .com जो है आपका, इसका मतलब क्या है, कमर्शियल है ना, व्यावसायिक उपयोग के लिए। .edu मतलब एजुकेशनल से संबंधित है। मिल मतलब मिलिट्री, ठीक है। इसी तरह से नेट मतलब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है ना। और अगर मान लीजिए ORG लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये तो आपका हो गया नेट का मतलब
नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और ORG का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अगर इन लिखा है .in तो मतलब इंडिया की बात हो रही है, .US लिखा है यानी कि USA की बात हो रही है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। अब देखिएगा आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये कमर्शियल हो गया ना फिर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। कब, अप्रैल 22 क्या पूछ रहे हैं, तो ये आपका कहाँ किया गया था, ये आपका किया गया था नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आपका विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो है आपका रायसीना डायलॉग ये हमेशा न्यू दिल्ली में ही होता है, चाहे ये 2022 का हो चाहे कभी का भी हो। अभी देखिए आपका 2024 में आपका जो हुआ था वो भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रायसीना डायलॉग, इसका मतलब क्या है, रायसीना डायलॉग नाम रायसीना हिल से आया है ना। ये नई दिल्ली में स्थित एक पहाड़ी है जहाँ भारत सरकार का क्या है, मुख्यालय है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति भवन का भी यहाँ पर मुख्यालय है। ठीक है, और ये जो है आपका आयोजन कहाँ पर होता है, ये आपका हर साल नई दिल्ली में होता है। ठीक है, 2024 का भी आपका न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लें कि अब आपका 2025 में ये आपका कहाँ पर होगा, तो भी ये आपका नई दिल्ली में ही होगा। और ये आपका होगा, मैं आपको बता देती हूँ, मार्च 17 से मार्च 19 तक। ठीक, 2025 में ये आपका नई दिल्ली में होगा। ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022-26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई। तो देखिए इसकी जो रिपोर्ट है 2022 से 26 के लिए है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर। ये आपकी रिपोर्ट कहाँ जारी की गई, तो ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मनी में। कहाँ पर, म्यूनिक, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा किससे संबंधित है, किस पर, जो आपका जलवायु परिवर्तन है उस पर आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा संबंधित है, किससे, यूरेनियम उत्पादन की या उत्पादन में कमी से, यूरेनियम उत्पादन में कमी से ये आपका संबंधित है। देखिए ये जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेक्शन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ठीक है, और आप ये देखिएगा CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है, CO2 ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत ही आती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी। ठीक है, ये है। और अगर मान लीजिए ये न दिया होता तो आपका ये वाला भी सही हो जाता कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना, क्योंकि ग्रीन हाउसेस का पार्ट ही CO2 है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ये वाला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता ये किसकी विशेषता है, तो देखिए बहुत आसान है वाला प्रश्न, तो ये आपकी विविधता है, ये आपकी विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वनों की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की, है ना। यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जंतु आदि पाए जाते हैं, यानी जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अच्छा ये बताइए आपका जो हम 22 मई को बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं 22 मई को, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब, 1907 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की जो फूट हुई थी वो आपकी हुई थी कब? 1907 में। देखिए हम सभी को पता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 1885 में हुई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। और ये कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने राष्ट्रीय या आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और सूरत की फूट ये आपकी कब हुई थी? 1907 में। देखिए ये क्या था आपका? सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, 1907 में, जिसमें कि आपका जो कांग्रेस थी ये दो भागों में विभक्त हो गई, एक आपका नरम दल में और एक आपका गरम दल में। ठीक है, नरम दल में कौन लोग थे? नरम दल में वो लोग थे जो कहते थे कि ब्रिटिश सरकार से आप उसके द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा या कहना चाहिए एक तरह से नरम व्यवहार के द्वारा उनसे हम अपना भारत छोड़ने के लिए कहें या अपने जो भी हम चीज़ें लागू कराना चाहते हैं भारत में वो करवाएं। जबकि जो गरम दल के लोग थे उनका क्या कहना था कि नरमी से कोई काम नहीं चलेगा। इसमें बेसिकली ज़्यादातर क्रांतिकारी थे या फिर हम कह सकते हैं कि वो लोग थे जो कहते थे साम दाम दंड भेद, है ना। इस तरीके से जो है गरम दल के लोगों को हम क्या कहते थे कि ये जो हैं आपके एक तो थे उदारवादी और एक आपके कौन से थे? आपके गरम दल के, यानी नरम दल और आपका गरम दल। और गरम दल में बेसिकली लाल, बाल और पाल, कौन कौन से? लाल, बाल और पाल, ये आपके फेमस थे, है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। देखिए लाल ये कौन थे? लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन थे बताइए आप? ये मुझे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पाल हम किसे कहते थे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो ये आपका कौन सा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ये हम कहते हैं शुक्र को, जिसे हम सुबह का तारा या भौर का तारा या सबसे चमकीला तारा भी ग्रह भी हम कहते हैं। ठीक है, और ये शाम का तारा इस नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी कुछ ये जो है पृथ्वी की तरह ही आकार आदि में है। ठीक है, और देखिएगा ये आपको पता ही होगा कि पहले कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे, है ना। और 2006 के बाद कितने प्लैनेट्स रह गए हैं? 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC, कौन सा? ERIC यानी कि एरिक एक इकाई है? तो देखिए ये आपकी इकाई किस में है? NCERT में। NCERT में एरिक क्या है? एक इकाई है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है एरिक का? एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमेटी। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमेटी, इसको ही हम एरिक कहते हैं। ठीक है, यह स्कूल एवं शिक्षा की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा और समर्थन देने का कार्य करती है। कौन सी? आपकी एरिक, है ना। इसकी मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी। ठीक है, ये आपकी एरिक की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं पूछ रहे हैं? नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है। तो देखिए आपका जो मध्यमान है यानी मीन, ठीक, माध्यांक यानी कि मीडियन, और आपका z यानी कि बहुलक, ये तीनों ही हैं। और जो आपका प्रमाणिक विचलन है ये आपका क्या है? प्रमाणिक विचलन यानी कि आपकी SD की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो फिर ये किसकी माप है? ये आपकी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन, ठीक है, प्रसरण की, डिस्पर्जन की माप है SD, है ना। और कौन कौन सी मापें हैं आप बता सकते हैं प्रसरण की? तो देखिए इसमें एक आपकी रेंज आती है, एक आपकी मीन डेविएशन आता है, एक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, और क्या क्या आता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आता है। चलिए तो इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा मैं अपने वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।